जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, आप सभी जानते हैं कि हम 8th क्लास तक की एनसीईआरटी फिनिश कर चुके हैं और हम 9th क्लास की एनसीईआरटी पर आ चुके हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो फ्रांसीसी क्रांति हमने स्टार्ट की थी, तो हमने देखा था इसमें कि फ्रांसीसी क्रांति जो है ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस तरह से होती है, फिर इसकी शुरुआत किस तरह से फ्रांस की क्रांति की होती है, और फिर हमने देखा है इसमें आगे कि किस तरह से वहाँ पर जो राजतंत्र हुआ करता था उसका उन्मूलन कर दिया जाता है और किस तरह से फिर वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना होती है फ्रांस के अंदर। आज हम जानेंगे इसी में आगे कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, यानी कि ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी क्या ये सिर्फ केवल पुरुषों के लिए ही थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी या नहीं। यहाँ पर देखिए आप, ये चित्र दिखाया गया है और इसमें दिखाया गया है वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। ये चित्र जो है 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस के वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी, यानी कि यहाँ की जो पेरिस की महिलाएं थी वो वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। तो महिलाएं जो है यहाँ की फ्रांस की, तो यहाँ बताया गया है इसमें कि महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी, यानी कि इतने परिवर्तन हो रहे थे, अहम परिवर्तन, उनमें जो महिलाएं थी वो एक्टिव थी, पूरी तरह से शामिल थी गतिविधियों में, जितनी भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही थी। और उन्हें ये उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, जबकि जो तीसरे स्टेट की महिलाएं हुआ करती थी वो अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए क्या करती थी, काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल और सब्जियां बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। तो महिलाएं जो थी वो अपनी जीविका निर्वहन, तीसरे स्टेट की जो महिलाएं होती थी वो अधिकांश अपना जीवन निर्वाह के लिए काम करती है, यानी कि अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए वो काम करती थी, जिनमें वो कपड़े बुनाई करती थी, कपड़े धुला करती थी, या फिर जो बड़े घर होते थे संपन्न घर, उनमें जाकर काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वैश्यावृत्ति भी करती थी और अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे, यानी कि जो महिलाएं थी उनके पास पढ़ाई लिखाई के मौके या फिर कोई ऐसा व्यावसायिक प्रशिक्षण उनके पास नहीं था, उन्हें बिजनेस की कोई ट्रेनिंग नहीं थी उनके पास, उसके कोई मौके भी नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के जो धनी परिवार थे उनकी लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी और जो कामकाजी महिलाएं थी उनको अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पावरों की लाना और बच्चों की देखरेख करना आदि। उनकी मजदूरी जो थी वो पुरुषों की तुलना में भी कम हुआ करती थी, यानी कि इनको ये सारे कामकाजी महिलाओं को ये सब काम तो करना ही पड़ता था, साथ साथ अपने परिवार की देखरेख करना और बच्चों के लिए खाना बनाना, सब कुछ इन्हें करना पड़ता था। और तब भी उनकी मजदूरी जो थी वो पुरुषों की तुलना में कम हुआ करती थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले, यानी कि अब इन्होंने अपने हितों के लिए, अपने खुद के लिए इन्होंने क्या किया, खुद ही इन्होंने राजनीतिक क्लब बनाए, अखबार निकाले और फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। तो फ्रांस में ऐसे करते करते कितने 60 क्लब यहाँ पर महिलाओं के अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड पब्लिक वीमेन ये सबसे मशहूर क्लब था। तो कौन सा था सबसे मशहूर क्लब? द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड पब्लिकन वीमेन, ये सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये चाहती थी महिलाएं कि जैसे पुरुषों के अधिकार है ऐसे ही उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। तो हमने देखा था कल की निष्क्रिय नागरिक वो होते थे जिन्हें वोट का अधिकार नहीं दिया जाता था, तो यहाँ पर उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, जिस वजह से महिलाएं यहाँ पर निराश हुई थी। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी कि उनको भी असेंबली में चुना जाना चाहिए और राजनीतिक पदों पर उनको भी बैठाया जाना चाहिए। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। भाई जब उनकी तरफ से कोई अपनी बात रखेगा उनकी, तभी तो उनका प्रतिनिधित्व होगा, तो ऐसा कहना था इन महिलाओं का।
प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए, यानी कि इसमें कुछ जो कानून थे वो लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूलों की शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया, यानी कि यहाँ पर सरकारी जो स्कूल थे वो खोले गए और इसी के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को कंपलसरी बना दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, तो ये भी एक अच्छा कदम था कि अब पिता उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंधन माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा कि जो शादी है वो अपनी स्वेच्छा से किया जाने वाला कार्य है और यहाँ पर नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया कि कानूनी रूप पर भी आप क्या ले सकते हैं तलाक, और मर्द और औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया कि ऐसा नहीं कि केवल मेल ही इसको क्या कर सकता है, तलाक की अर्जी लगा सकता है, फीमेल लगा सकती है, यहाँ पर ये दोनों को दिया गया ये अधिकार। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, यानी कि अब महिलाएं चाहे तो व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का जो संघर्ष है वो जारी रहा। ये सब तो मिला लेकिन अभी उनको राजनीति में हिस्सा नहीं मिला, जिसके लिए राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं ने अपने संघर्ष को कंटिन्यूटी में रखा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। तो यहाँ पर जब आतंक राज आया उसके टाइम में क्या हुआ, यहाँ पर महिलाओं के जो क्लब थे उनको बंद करने के लिए और राजनीतिक गतिविधियों में महिलाएं शामिल ना हो सके, इन पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून को पारित किया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो जो नामी गिरामी महिलाएं हुआ करती थी, जो उनमें मेन लीडर होंगी, उनको गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा, यानी कि मत के अधिकार के लिए, क्योंकि अभी तक उन्हें वोट देने का राइट नहीं मिला था, और समान वेतन, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था। तो इनको लेकर महिलाओं का जो आंदोलन था वो अगली सदी तक भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया, यानी कि हमने देखा कि मताधिकार का जो संघर्ष है ये 19वीं सदी के लास्ट में और 20वीं सदी के स्टार्टिंग तक यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए यहाँ पर जारी रहा। फिर क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो फ्रांसीसी महिलाएं थी उनकी राजनीतिक जो सरगर्मियाँ थी उनको प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया और अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया, यानी कि अब उनको वोटिंग राइट 1946 में जाकर मिल गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एक स्रोत से पता चलता है, ये है क्रांतिकारी महिला, ये ओलंप दे गूंज 1748 से 1793 का इनका जीवन है। तो ये ओलंप दे गूंज ये क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीति रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक जो अधिकार घोषणा पत्र था उसका विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया, यानी कि जो महिलाएं थी उनको जो मानव के मूलभूत अधिकार है उनसे भी यहाँ पर वंचित रखा गया। तो इसका मतलब जो महिलाएं थी उनको मानव ही नहीं समझा गया, तो इसका इन्होंने घोर विरोध किया। इसलिए इन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्यवाही की जाए। तो इसको भेजा गया तैयार करके महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास कि इस पर भी कार्रवाई की जाए। और सन 1793 में क्या हुआ, फिर ओलंप दे गूंज ने महिला क्लबों को ज़बरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार वही जैकोबिन सरकार जिसको आतंक राज कहा गया, क्योंकि ये तानाशाह था एक तरह का। तो इसने क्या किया, जैकोबिन सरकार की आलोचना की और उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा राजद्रोह का मुकदमा चलाया। और जैसे ही इन पर फिर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, क्योंकि था तो गणतंत्री, बेशक इसने यहाँ पर सख्त नियमों को, सख्त नीति को अपनाया था, तो यहाँ पर जब इन पर देशद्रोह का मुकदमा चला नेशनल कन्वेंशन के द्वारा, तो इसके बाद तुरंत जो है उसको जैकोबिन को फांसी पर लटका दिया गया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ओलंप दे गूंज
के घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार। यहाँ पर कौन से मूलभूत अधिकार यहाँ पर इनके घोषणा पत्र में थे? तो इन्होंने इसमें बताया था कि औरत जन्म स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुषों के समान है, कि औरत जन्म से ही क्या है, स्वतंत्र है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है और पुरुषों के समान है। दूसरा, सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष और महिलाओं के नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक अधिकारों को संरक्षित करना है, और ये अधिकार है स्वतंत्रता का, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार, कि ये सब प्राकृतिक अधिकार हैं। फिर इन्होंने कहा कि समग्र संप्रभुता का जो स्रोत है वो राष्ट्र में निहित है। पूरी की पूरी जो शक्ति है वो किस में निहित है? राष्ट्र में निहित है, जो कि पुरुष और महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। भाई अगर कोई देश है तो वो पुरुष और महिलाओं से तो मिलकर बना है, खाली पुरुष तो मिलकर कोई देश नहीं बना, भाई महिलाएं भी शामिल हैं। तो इनका कहना यही था कि जो संपूर्ण राष्ट्र है वो पुरुष और महिलाओं दोनों के संघ के रूप में ही शामिल है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। फिर इसमें इन्होंने आगे लिखा, कानून जो है ये सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होना चाहिए। सभी महिला और पुरुष जो है नागरिकों को या तो व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल देना चाहिए। यह सभी के लिए समान होने चाहिए और सभी महिला और पुरुष नागरिक हैं इनको अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से और बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। यानी कि चाहे कोई भी पुरुष हो कोई भी महिला हो, जिसमें जो योग्यता है उनको वो अधिकार दिए जाने चाहिए। यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ पर योग्यता के आधार पर सब चीज़ें निर्धारित होनी चाहिए। फिर इन्होंने आगे कहा कि कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है। ये ऐसा नहीं है कि महिला है तो अगर इसने कोई अपराध किया तो उसे सज़ा नहीं दी जा सकती, बिल्कुल दी जा सकती है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सज़ा दी जा सकती है, और यहाँ पर उनको गिरफ्तार और नज़रबंदी भी उनकी की जा सकती है, और पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें, ऐसा कहा गया था इस चार्टर, ये जो इनका एक्ट था या इनका जो घोषणा पत्र था उसमें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है एक बेकरी, तो बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं हैं जो किस तरह से यहाँ पर पावरोटी के लिए यहाँ पर लगी हुई हैं एक कतार में। तो देख सकते हैं उस टाइम पर यहाँ पर क्या हाल हुआ करता था। इस स्रोत की बात करते हैं, ये है यहाँ पर सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिज्ञ शॉमेत ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया था। यानी कि जो जैकोबिन था इसने अपने क्या तर्क दिए थे, किन उदाहरणों पर इसने यहाँ पर इनको बंद करने के लिए कहा था जो विमेंस के क्लब खुले हुए थे। तो इन्होंने कहा यहाँ पर जैकोबिन ने कि क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है। यानी कि उन्होंने कहा कि घरेलू कार्य के लिए तो औरतें ही बनी हैं, जब पुरुष ही नहीं करेंगे काम तो कौन करेगा, महिलाएं करेंगी। इनका कहना यह था कि क्या जो प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है। फिर इन्होंने कहा क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा, तो प्रकृति ने पुरुष से क्या कहा कि पुरुष बनो, शिकार करो, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य है। तो ये सोच न था, ऐसी सोच थी जैकोबिन की। प्रकृति ने महिला से कहा कि स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारे कार्य हैं। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं, क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा नहीं हो चुका है। तो ये ऐसी तुच्छ मानसिकता का था, नैरो थिंकिंग थी किसकी, जैकोबिन की, जो केवल पुरुषों और महिलाओं में अंतर करना जानता था और महिलाओं को केवल घरेलू काम के लिए ही ये समझता था कि महिलाएं जो है वो घरेलू काम ही कर सकती हैं, बच्चों को पालना ही कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसी सोच थी इसकी। अब हम देखेंगे इसी के साथ कि जो दास प्रथा थी उसका उन्मूलन, यानी कि उसका उन्मूलन जो है वो किस तरह से किया गया है। ठीक है, तो उन्मूलन का मतलब किस तरह से उसको हटाया गया या समाप्त किया गया, क्योंकि यहाँ पर दास प्रथा भी क्या थी, प्रचलन में थी। तो ये फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। यानी कि जब यहाँ पर जैकोबिन का शासन चल रहा था तो उसके टाइम में एक काम ये अच्छा हुआ था कि इसने क्या किया था, यहाँ पर दास प्रथा का उन्मूलन किया था। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलॉप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी व कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के ये महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। तो ये क्या क्या लेकर आते थे, तंबाकू, नील और चीनी और कॉफ़ी, ये सब। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था। अपरिचित मतलब जिन्हें कोई ना जानता हो, परिचित ना हो जिनसे, और जो दूर देश जाने और
और इसके अलावा जो काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा, अनिच्छा मतलब जिसकी इच्छा ना हो, इसका मतलब था बागानों में श्रम की कमी, यानी कि बागानों में क्या वहाँ पर काम की कमी थी। काम श्रम मतलब जो वो लोग करते थे श्रम, मजदूरी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार के द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। तो ये जो दासों का व्यापार है कब शुरू हुआ था? 17वीं शताब्दी यानी कि 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। फिर फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे, ये बोर्दे या नानते, किस नाम से जानते हैं इसको बोर्दे या फिर इसी का नाम है नानते, ये बंदरगाह से अफ्रीका तट पर ले जाते थे। ये क्या करते थे? ये नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर लेकर जाते थे और जहाँ से वे स्थानीय सरदारों से दासों को खरीदते थे। तो ये फ्रांसीसी सौदागर जो थे, ये जो बंदरगाह था बोर्दे या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट तक ले जाते थे और यहाँ से वे जो स्थानीय दास थे वहाँ से स्थानीय सरदारों से वो दास को खरीदते थे। दासों को दाग कर, यानी कि उस पर एक वो लगाकर, अपना मार्क लगाकर, दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। यानी कि इन पर अपने वो लगाकर, मार्क लगाकर, इनको बांध कर इसमें रख के भेज दिया जाता था और 3 महीने बाद इनको 3 महीने तक की इनकी जो समुद्री यात्रा थी उसके लिए जहाज़ों में इन्हें ठूस कर भर दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को फिर बेच दिया जाता था और दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की मांग, जो बढ़ती मांग थी, उसको पूरा करना संभव हुआ, क्योंकि अब जब मजदूर आ गए हैं तो यहाँ पर अच्छा काम हो पाएगा, तो उनकी मांग पूरी हुई। बोर्दे और नानते जैसे बंदरगाह ये फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन पाए। यानी कि जो दासों का व्यापार था इसकी वजह से ही ये क्या हो पाए, यहाँ पर समृद्ध हो पाए थे, इन दासों के व्यापारों के कारण ही। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई थी। यानी कि जब 18th सेंचुरी थी उस टाइम पर यहाँ पर इनकी जो ज़्यादा निंदा नहीं हुई थी दास प्रथा की। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई और व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, इस पर यहाँ पर क्या होती है, एक लंबी बहस चलती है। परंतु जो दास व्यापार थे, तो दास व्यापार पर निर्भर जो व्यापारी थे वो व्यापारियों के विरोध के बहस से जो नेशनल असेंबली थी उसमें कोई कानून पारित नहीं किया गया। उन्हें लगा कि जो दास व्यापार करते हैं दासों का, वो यहाँ पर विरोध करेंगे, इस विरोध से ही नेशनल असेंबली ने यहाँ पर कोई भी कानून पारित नहीं किया। लेकिन अंततः 1794 ईस्वी के 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा शुरू कर दी। यानी कि 10 वर्ष बाद, 10 सालों के बाद नेपोलियन ने क्या किया, यहाँ पर दास प्रथा को पुनः यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, इन्होंने ख़त्म किया। और जब नेपोलियन आया 10 साल बाद इसने फिर से दास प्रथा शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। तो यहाँ पर जो बागान मालिक थे उनको अपने आर्थिक, जो इनके इकोनॉमिक जो इनके हित थे उनको साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। यानी कि ये 1794 में जो किया गया था, इसके 10 साल बाद फिर से स्टार्ट हो गया, लेकिन जो फाइनली अंतिम रूप से दास प्रथा का जो अंत किया गया था वो 1848 ईस्वी में किया गया था। अच्छा, यहाँ पर हम ये 2 शब्द समझते हैं जो हमारे सामने यहाँ पर आए हैं। पहला है दास मुक्ति। तो दास मुक्ति क्या होता है? तो सन 1794 ईस्वी के इस चित्र में दासी मुक्ति का विवरण है। देखेंगे, हमें पहले चित्र देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है, ये चित्र दिखाया गया है आपको दासों की मुक्ति का विवरण का। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है, शीर्ष पे क्या है, तिरंगे बैनर का नारा दिखाया गया है, मनुष्य के अधिकार, ठीक है। और नीचे अभिलेख कहता है गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला जो है ये अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की यहाँ पर चेष्टा कर रही है। तो यहाँ पर ये महिला इनको कपड़े दे रही है और इनको सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। इसी के साथ हमने एक शब्द देखा, ये नीग्रो। तो नीग्रो क्या है? ये अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है, सहारा रेगिस्तान है, उसके दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों को नीग्रो कहा जाता है, जो कि अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहते हैं। और यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब आज के टाइम में जो यूज़ है वो प्राय नहीं किया जाता है, इसका यूज़ अब नहीं होता।
अब देखते हैं क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी, यानी कि ये जो क्रांति चल रही थी उसी के साथ साथ जो डेली का जीवन था इंसान का वो कैसा चल रहा था, क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी। तो क्या राजनीति, लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? 1789 ईस्वी के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने यहाँ पर कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। यानी कि इन्होंने यहाँ पर सभी को स्वतंत्रता और समानता के आदर्श, यानी कि जब स्वतंत्रता और समानता के कानून यहाँ पर पारित किए गए तो उनको अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का भी इनके द्वारा प्रयास किया गया कि ये डेली की ज़िंदगी में भी यहाँ पर अपनाए जाएँ। तो बास्तील के ध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। तो सेंसरशिप की समाप्ति था ये सबसे महत्वपूर्ण कानून था जब बास्तील को ध्वंस किया गया था। उसके बाद प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित जो सामग्री थी और सांस्कृतिक गतिविधियों किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों के द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया कि अब जो है घोषणा पत्र के भाषण और जो अभिव्यक्ति, घोषणा पत्र ने क्या किया यहाँ पर, इसमें जो अधिकारों का घोषणा पत्र आया था कि यहाँ पर वो भाषण और अभिव्यक्ति की मतलब बोलने की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार यहाँ पर घोषित कर दिया कि हमारा जो बोलना है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, यहाँ पर प्राकृतिक राइट है। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणियाँ होती थी। यानी कि अब जो है जितनी भी चीज़ें चलती थी देश में वो फ्रांस देश में उनको अखबारों के, पर्चों या पुस्तकों के माध्यम से गांव देहात के इलाकों में भी पहुंचाया जाने लगा कि क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं, कि अगर किसी कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो वो उसको की आलोचना कर सकता है। एक तरह से ये प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है उसके अपोजिट में अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपना दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। इसी के साथ नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। यानी किताब तो कुछ लोग ही पढ़ सकते थे, जबकि नाटकों के द्वारा या संगीत के द्वारा या फिर उत्सवी जो जुलूस थे इन सब के द्वारा यहाँ पर उनको अच्छे से समझाया जा सकता था चीज़ों को कि क्या चल रहा है देश में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला चित्र, तो ये देशभक्त कसरती दाब मशीन जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था, अज्ञात चित्रकार के द्वारा ये बनाया गया एक चित्र है और ये 1790 का चित्र है। इसके न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है कि किस तरह से न्याय का व्यवहार है जो यहाँ पर ये बदला जा सकता है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है आपको, ये देखिए एक चित्र यहाँ दिखाया गया है और ये यहाँ पर मरा जनता को संबोधित करते हुए हैं यहाँ पर लुई लियोपोल्ड बॉयली रचित चित्र है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर मरी जनता को यहाँ पर संबोधित करते हुए दिखाए गए हैं। इस अध्याय से मरा के बारे में आपको याद आया, इसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य को देखेंगे तो इसकी लोकप्रियता के बारे में यहाँ पर हम समझाइए कि किसी शैलों में आने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों पर इस पेंटिंग की क्या प्रतिक्रिया होती होगी। यानी कि जो भी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने चित्र देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं सारांश में क्या बताया गया है। तो ये बात है, पहले तो आप इस चित्र को देखिए, ये है आल्प्स पार करता नेपोलियन, यानी कि जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत को पार करता हुआ ये नेपोलियन दिखाया गया है और ये डेविड के द्वारा बनाया गया चित्र है। तो यहाँ पर 1804 की बात है। 1804 में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है यहाँ पर अब लाइमलाइट में आता है और 1804 में ये नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, यहाँ पर खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। तो इसने 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को नेपोलियन ने
फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी और पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। यानी कि जो पुराने राजवंश आ रहे थे उन सबको हटा दिया, अपने नए राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के ही लोगों के हाथों में इसने दे दी। और नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। ये कहता था कि इसने ही आधुनिकीकरण किया है, किसका? फ्रांस का। ऐसा मानना था, किसका? यूरोप के आधुनिकीकरण, यानी कि पूरे यूरोप को। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए, यानी कि जिसकी जो निजी दौलत है सुरक्षा के, उसके लिए इसने कानून बनाए। और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली इसने यहाँ पर चलाई। तो इसने दशमलव जो प्रणाली थी नापतोल की उसको इसने चलाया यहाँ पर। शुरू में जो बहुत सारे लोगों को नेपोलियन जो था वो मुक्तिदाता लगता था कि हमें मुक्ति दिलाने के लिए आया है और उससे जनता को स्वतंत्रता को दिलाने की उम्मीद थी कि ये हमें क्या करेगी, ये हम जनता को इससे स्वतंत्रता दिलाएगी। मतलब यहाँ पर उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी कि जनता को क्या दिलाएगा, ये नेपोलियन बोनापार्ट हमें स्वतंत्रता दिलाएगा। पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे और फिर क्या होता है, आखिरकार 1815 ईस्वी में वाटरलू में उसकी हार हुई और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके जो क्रांतिकारी उपाय थे उनका असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया, जो इसने फैलाए थे। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार, यानी कि जनता के लिए जो अधिकार है उनके लिए उनके जो विचार थे वो फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत जो रहे हैं वो यही रहे हैं। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था जो थी उसका नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र की स्थापना के लिए अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी और टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय जो थे ये क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। यानी कि इन्होंने भी इससे क्या लिया, यहाँ पर सबक लिया और इससे सीखा। देखिए यहाँ पर बताया गया है ये इसमें राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे जो नए विचार थे उनसे प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी जो कल्पना को नई धार दे दी। फिर फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केपटाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। ये है सुशोभन सरकार नॉर्थ सौंदी बंगाल लाइसेंस 1947 से लिया गया है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है और इस चैप्टर में अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।